हाय फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे जो वर्ग एक में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 15 नंबर की पेडागोजी आई थी, तो उसमें बात करते हैं अपन लोग। ये एक बार सारे क्वेश्चन को सामने से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा निम्न के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई थी। बेसिक एजुकेशन, ये बेसिक शिक्षा जो बनी हुई थी तो वो किस किस में बनी थी? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लॉज ऑफ फ्रेज, निम्न की धारणा की एक इकाई है। यहाँ पे क्लॉज ऑफ फ्रेज बताना है। क्लॉज ऑफ फ्रेज क्या है? छवि है, अवधारणा है, भाषा है या विचार है? तो यहाँ पे जो क्लॉज ऑफ फ्रेज है यानी कि जो जैसे लोकोक्ति आती हैं तो लोकोक्ति क्या है? एक प्रकार का पूरा वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लॉज ऑफ फ्रेज एक भाषा निर्माण की इकाई है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। ये भाषा निर्माण की एक प्रकार की इकाई है। क्या? क्लोज ऑफ फ्रेज। जैसे आँख का तारा बोलते हैं ना, आँख का तारा बन जाना, तो ये क्या है? एक प्रकार की लोकोक्ति हो जाती है, यानी एक प्रकार का वाक्य भी है। तो ये लोकोक्ति या वाक्य ही क्लॉज ऑफ फ्रेज है जो एक भाषा निर्माण की इकाई कही जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? मामले का अध्ययन यानी केस स्टडी, व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोगात्मक विधि या आत्मनिरीक्षण या इंट्रोसेप्शन। तो यहाँ पे आंसर बताना है क्या होगा? छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो मामले का अध्ययन करना, केस स्टडी तो जब करते हैं जब इसमें कुछ डिसेबिलिटीज पाई जाती है, यानी कुछ अक्षमता पाई जाती है बच्चे में। यदि कोई बच्चे में क्षमता पाई गई है तो उसका एक पर्सनल तरीके से, प्रॉपर तरीके से उस पर अध्ययन करते हैं, तो वो केस स्टडी कही जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा केस स्टडी। ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो संचार प्रक्रिया का जो अध्ययन करना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो उसमें से आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से उसका अवलोकन करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये भी नहीं होगा, और आत्मनिरीक्षण तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानवों में जीन इनमें स्थित है। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि मानव में जीन्स जो होते हैं तो वो कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, कोशिका झिल्ली में, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में। तो कोशिका द्रव्य में तो होते नहीं हैं, तो ये जो जीन होते हैं ये जीन क्रोमोसोम में यानी गुणसूत्र में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक किसमें अधिक सक्षम होते हैं? शिक्षण के दौरान धीमी गति से जाने में या अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताने में, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह का उपयोग करने में। तो अपन को बताना है छोटी कक्षाओं में, मतलब जो क्लास है जिसमें बहुत कम स्टूडेंट है, छोटी कक्षा है, उसमें इन चार में से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो पाई जाती है? तो शिक्षण के दौरान धीमी गति से जाना, ये तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताना, व्यक्तिगत अनुभव वहाँ पे बताना नहीं है। छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में, यहाँ पे सी आंसर होगा, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद जो हो जाते हैं स्टूडेंट में, तो यदि स्टूडेंट कम संख्या में है तो उनके मतभेदों को दूर करेंगे और उनके अनुकूल निर्देश देने में हम सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि क्लास हमारी क्या है? छोटी क्लास है, छोटी कक्षा है, वहाँ पे कम स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक काम में व्यस्त होने पर, यानी कि काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह निम्न का संकेत है। कार्य को व्यावसायिक दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चा सीखने में असमर्थ है। तो यहाँ पे एक चीज़ एकदम याद रखना है कि बच्चे के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ है तो वो तो डायरेक्ट रॉन्ग ही माना जाएगा, यानी कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये एकदम गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और बच्चा सीखने में असमर्थ है, एकदम ये रॉन्ग ऑप्शन है। अब बच्चे अपने दो, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसमें देखना है कि कार्य को व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो ये व्यावसायिक दृष्टिकोण ऐसा कुछ नहीं है, जो कार्य है वो यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वही कार्य उसको दिया जा रहा है बच्चे को, इसलिए बच्चा क्या हो रहा है? उस कार्य के प्रति ऊब रहा है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि बच्चे को वही कार्य बार बार दिया जाएगा तो बच्चा उस कार्य को लेके बोरियत महसूस करने लगेगा, उसको बोरिंग लगने लगेगा। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक खाली स्थान में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। फर्स्ट है औपचारिक वातावरण, सेकंड है अनौपचारिक वातावरण और थर्ड है भौतिक वातावरण, फोर्थ है सामाजिक वातावरण। तो यहाँ पे आंसर बताना है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस पे ज़्यादातर कंसर्न होते हैं, चिंतित यानी कंसर्न के लिए बोला गया है। तो औपचारिक वातावरण की अनौपचारिक वातावरण, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो औपचारिक वातावरण के लिए अधिक कंसर्न होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो घरेलू वातावरण होता है वो अनौपचारिक होता है और जो स्कूल का वातावरण होता है तो वह औपचारिक होता है यानी फॉर्मल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा कि औपचारिक वातावरण। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो, विशेष जरूरत यहाँ पे स्पेशल नीड्स एजुकेशन, ये भी ध्यान रखना है, इंग्लिश में एक बार ध्यान देना है अपन को, अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है, बुद्धिमान लोगों को दी जाती है या औपनिवेशिक मुखिया द्वारा स्थापित की जाती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बुद्धिमान लोगों को दी जाती है ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि जो बुद्धिमान होते हैं उन्हीं को दी जाती है। यहाँ पे स्पेशल नीड्स एजुकेशन देना है तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा है जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं यानी अक्षम बच्चे होते हैं उनको ये स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि अक्षम व्यक्ति को दी जाती है स्पेशल नीड्स एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया है। जो बुद्धि का स्टैनफोर्ड टेस्ट दिया हुआ था तो वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1916 में दिया गया था बुद्धि का स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल परीक्षण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पद कल्पित प्रयोजनवाद यानी फिक्शनल फाइनलिज्म इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो फिक्शनल फाइनलिज्म है वो किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, स्किनर के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, एडलर के द्वारा या पावलोव के द्वारा। तो यहाँ पे जो फिक्शनल फाइनलिज्म है वो एडलर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कल्पित प्रयोजनवाद। ये एक बार सीटेट में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार ये ग्रेड 1 में आया हुआ है तो ध्यान रखना है इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी निम्न के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, कार्ल यूंग के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा, आरोन बैक के द्वारा या अल्बर्ट एलिस के द्वारा। तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी, ये तर्क संगत व्यवहार थेरेपी ऐसे दी हुई है कि जैसे कोई किसी काम को कोई कर रहा है, अब बाकी लोग जैसे कोई क्लास ही ले रहा है, मान लेते हैं एग्जांपल में कि मैं ही क्लास ले रही हूँ, मेरे घर में बाकी लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, मैं उनको बोली कि अभी मुझे 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो मैं 10 मिनट पहले से लेट थी, मुझे 10 मिनट और लगा तो ये हो गए टोटल 20 मिनट। अब जब ये 20 मिनट लेने के बाद घर के बाकी लोग मेरा वेट कर रहे हैं, जब मैं जाती हूँ तो वो लोग मुझे इस तरह से अलग अलग तरीके से देखते हैं, वही है तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी। जो फिर ये देखते हैं तो मैं इनको देखूंगी कि कौन क्या सोच रहा है, तो ये व्यवहार थेरेपी है। तो जो ये किसने दिया था, ये इनने अल्बर्ट एलिस ने दिया था। तो इनने एक और दिया था ABC, एक ये भी इन्होंने दिया था थेरेपी, तो ये अल्बर्ट एलिस ने दिया था तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक है, यानी कि ऐसी शिक्षा जो क्वालिटी वाली हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल। तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो इसको इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे जो शिक्षा है वो शिक्षा में क्वालिटी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण व सीखने से संबंधित सामग्री, मतलब वहाँ पे पाठ्य पुस्तक अच्छी हो, जो सीखने से संबंधित जो भी सामग्री हो, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, तो वो अच्छा दिया हुआ है। इससे हम समझेंगे कि वहाँ पे जो टीचिंग क्वालिटी है वो अच्छी है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्कूल में आधारभूत ढांचे से संबंधित सुविधाएं हैं, मतलब जो स्कूल का ढांचा है, जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, तो हम इससे समझेंगे कि टीचिंग जो हो रही है वहाँ पे क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल रही है। थर्ड ऑप्शन दिया है विद्यार्थी का उपलब्धि स्तर, यानी कि स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, उससे स्टूडेंट का जो टीचिंग अचीवमेंट है वो किस तरह का, वो किस लेवल में है, क्या इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जो एजुकेशन है एजुकेशन में क्वालिटी है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ कि कक्षा की व्यवस्था यानी क्लासरूम सिस्टम। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कि जो एजुकेशन क्वालिटी है तो वो किस ऑप्शन को इंडिकेट कर रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे विद्यार्थी का उपलब्धि स्तर, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, यानी कि जो अचीवमेंट लेवल है स्टूडेंट का वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी वाली है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है। अधिकारवादी यानी ऑथोरिटेरियन, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अधिकारवादी और आधिकारिक
और एक है परमीजे पेरेंटिंग यानी अनुमोदक, और एक चौथी है असंबंध यानी फ्री। तो 4 प्रकार की जो ये है स्टाइल हैं, पेरेंटिंग स्टाइल हैं, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आप मेरी वीडियो होम पेज में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अधिकारवादी ऑथोरिटेरियन। तो जो अधिकारवादी है, अधिकारवादी को ही सत्तावादी भी बोल सकते हैं, अधिकारवादी ही सत्तावादी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है कि जो सत्तावादी है वो कौन सी है, क्या आबंध शिक्षक है, क्या तंत्रीय शिक्षक है, या निष्पक्ष शिक्षक है, या प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है क्या होगा, सत्तावादी किस में होती है, जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं जो टीचर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यानी कि डी राइट हो जाएगा। और जो आधिकारिक होते हैं, आधिकारिक में ये लोकतांत्रिक आ जाते हैं, ठीक है। जो चौथा था उसमें कि असंबद्ध टीचिंग स्टाइल, तो ये असंबद्ध शिक्षक में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लोकतांत्रिक होगा, आधिकारिक, और यहाँ पे दिया हुआ है अधिकारवादी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर या प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक कौन थे। जो क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था तो वो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, पावलोव ने दिया था, कोहलर ने दिया था, या फ्रायड ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग 2 लोगों ने दिया था, बंडरा ने भी दिया था। तो यहाँ पे अपन को बताना है कि इनमें से किसने दिया था, तो इनमें से पावलोव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दिया था, और यदि क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए और पूछते हैं, प्रवर्तक पूछे तो प्रवर्तक पावलोव है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और क्लासिकल कंडीशनिंग की बात बंडरा ने भी की है कि जब खरगोश की आवाज़ होती है, किसी बच्चे को बैठाते हैं तो खरगोश अपनी ध्वनि निकालता है, फिर उससे खरगोश के जैसे एक कृत्रिम ध्वनि निकालते हैं, तो वहाँ पे भी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात होती है। तो यहाँ पे पूछा है क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक ई.बी. पावलोव हैं, ठीक है, हाँ, जिन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें बताना है आपको। तो पहले इसमें बात करते हैं कि ये कौन कौन से सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन क्या है, अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में कौन सा सही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करना है यहाँ पे, लघुकालिक स्मृति या शॉर्ट टर्म मेमोरी। स्मृति के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, 3 होती हैं, एक तो संवेदी, और एक अल्पकालिक या लघुकालिक या एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होती है दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो एलटीएम। तो यहाँ पे बताना है अपन को एसटीएम के बारे में, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या सीमित क्षमता होती है, सूचना का संक्षिप्त भंडारण होता है, असीमित क्षमता होती है, 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि होती है। तो सबसे फर्स्ट बात तो ये रखना है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म होगा एसटीएम। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो ग्रहण करने की या उनको स्टोर करने की क्षमता होती है, तो वो सीमित क्षमता होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सूचना का संक्षिप्त भंडारण होता है, यानी सूचना संक्षिप्त रूप में होती है, तो सेकंड ऑप्शन भी राइट है। अब यहाँ पे असीमित क्षमता दिया हुआ है, असीमित क्षमता यानी कि लॉन्ग टाइम तक, तो लॉन्ग टाइम किस में होता है, दीर्घकालिक स्मृति में यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि होती है, तो ये भी राइट हो जाएगा। अब मैं इसकी टाइमिंग बता देती हूँ तीनों की। जो संवेदी होती है तो वो 1 सेकंड से भी कम होती है, ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो 30 सेकंड से कम होती है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है तो वो मतलब आजीवन होती है, दीर्घ टाइम तक होती है, लॉन्ग टाइम तक होती है। तो 30 सेकंड से भी कम होती है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि होती है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट होंगे। देख लेते हैं कहाँ है ऑप्शन, हाँ, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये मैंने ग्रेड 1 का पेपर सॉल्व करवाया है, जो पेडागोजी सेक्शन में पूछा हुआ था। तो आप लोग को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को देखें और सबका फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।